हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी के बीच एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं। आज का बच्चों जो हमारा टॉपिक है ये कक्षा 12 के चैप्टर जैव अणु से संबंधित है। जैव अणु चैप्टर में जो प्रोटीन टॉपिक है उस टॉपिक के विषय में आज का क्लास रहेगा। आज के विषय में हम लोग बच्चों क्या क्या सीखेंगे उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन के महत्वपूर्ण कार्य क्या होते हैं, किस लिए प्रोटीन की हमें आवश्यकता होती है, प्रोटीन क्या है, ये पहला टॉपिक रहेगा। दूसरा है प्रोटीन के प्रकार, यानी प्रोटीन के प्रकार क्या होते हैं। तीसरा प्रोटीन के प्रमुख स्रोत। चौथा पॉइंट ये रहेगा प्रोटीन के अधिकता या कमी से होने वाले रोग। साथ ही साथ प्रोटीन की जो संरचना होती है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुर्थ संरचना, उन संरचनाओं का एक नया टॉपिक आएगा, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल आज के टॉपिक में सिर्फ हम लोग प्रोटीन को जानते हैं, प्रोटीन है क्या उसके विषय में जानते हैं। तो आइए चलते हैं प्रोटीन के विषय में। तो जो आपको बता दें कि प्रोटीन हमारा जो है, प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जे वर्जीलियस ने किया था। किसने किया था बच्चों? वर्जीलियस ने किया था। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन का मीन्स होता है प्रोटियास, और प्रोटियास का मतलब होता है प्राथमिक। जो जीवन के लिए प्राथमिक अवयव है उसे हम लोग कहते हैं प्रोटीन। समझ गए बच्चों? तो प्रोटीन का मीन्स क्या है? जो जीवन का सबसे मुख्य अवयव और प्रारंभिक अवयव है वो हमारा क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? वर्जीलियस ने। वर्जीलियस ने ही ऑर्गेनिक शब्द का प्रयोग किया था। वर्जीलियस ने ही उत्प्रेरक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। वर्जीलियस एक बहुत महान वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रोटीन किनसे मिलके बने होते हैं? प्रोटीन में मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये मुख्य अवयव होते हैं। कौन कौन से बच्चों? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो प्रोटीन के मुख्य अवयव हैं। प्रोटीन, अब बच्चों कितनी प्रोटीन चाहिए हम लोगों को और किसके लिए चाहिए? शारीरिक वृद्धि के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। शरीर की मरम्मत के लिए, यानी टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत के लिए, नए सेल के निर्माण के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करने में और नियमित करने के लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और बता दें ग्लूकोज के अभाव में ऊर्जा के रूप में भी इसका प्रयोग शरीर द्वारा किया जाता है। आगे लिखा है ऊर्जा उत्पादन में शरीर की मरम्मत ये मुख्य बिंदु है। यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। कौन बेटा? प्रोटीन। प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो 20 एमिनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन एमिनो अम्ल हैं। एमिनो अम्लों के मिलने से पॉलीपेप्टाइड बनते हैं। पॉलीपेप्टाइड कन्वर्ट होते हैं प्रोटीन में। आगे, मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से निर्मित होता है। सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। आप ये समझ लें कि जितने भी प्रोटीन हमारे होते हैं उन सभी प्रोटीनों में नाइट्रोजन का होना अति आवश्यक होता है। अब अगले बढ़ते हैं आगे क्लास में। तो बेटा मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। कितने प्रकार के प्रोटीन होते हैं? 20 प्रकार के, जिनमें से 10 का संश्लेषण शरीर द्वारा स्वयं कर लिया जाता है। 20 में से 10 प्रोटीन ऐसे होते हैं जो शरीर स्वयं उन्हें बना लेता है। बाकी 10 प्रोटीनों के लिए हमें दूसरे स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है और दूसरे स्रोतों के माध्यम से हम उन्हें प्राप्त करते हैं। कौन कौन से बच्चों? प्रोटीन को कितने भागों में बांटा गया बच्चों? सरल प्रोटीन, दूसरा आता है संयुक्त प्रोटीन, तीसरा आता है व्युत्पन्न प्रोटीन। सरल प्रोटीन क्या होते हैं? वे प्रोटीन जो केवल अमीनो अम्लों के बने होते हैं, यानी जिनमें केवल अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं, ऐसे प्रोटीन को हम लोग सरल प्रोटीन कहते हैं। आगे उदाहरण जैसे एल्बुमिन, ग्वानिन, हिस्टोन। एल्बुमिन क्या होता है बच्चों? जो हमारा अंडा होता है, मुर्गी का अंडा, उसके अंदर जो पीला वाला भाग होता है उसे हम लोग कहते हैं एल्बुमिन। तो जो हमारे केवल एमिनो अम्लों से मिले होते हैं वो उन्हें क्या कहते हैं हम लोग बेटा? सरल प्रोटीन। दूसरी ओर संयुक्त प्रोटीन क्या होते हैं?
वे प्रोटीन जिनके अमीनो अम्ल के साथ साथ कुछ अन्य पदार्थ भी उपस्थित होते हैं, यानी ऐसे प्रोटीन जिनमें अमीनो अम्लों के साथ साथ अन्य पदार्थ, अन्य यौगिक भी उपस्थित होते हैं, ऐसे अमीनो अम्लों को क्या कहते हैं हम लोग? संयुक्त प्रोटीन। जैसे क्रोमोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन। क्रोमोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन जो होते हैं ये हमारे कौन से प्रोटीन है? संयुक्त प्रोटीन होते हैं। लास्ट आता है व्युत्पन्न प्रोटीन। व्युत्पन्न का मतलब होता है जिन्हें उत्पन्न किया जाता है। वे प्रोटीन जो प्रकृति प्रोटीन की जलीय अपघटन से बनते हैं, जो प्रकृति में हमें प्रोटीन प्राप्त होते हैं, जब उनका हम लोग जल अपघटन यानी हाइड्रोलिसिस करते हैं, उनसे जो प्रोटीन प्राप्त होते हैं उन्हें हम लोग व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं। जैसे प्रोटियंस पेप्टोन। प्रोटियंस पेप्टोन जो है ये हमारा व्युत्पन्न प्रोटीन है जो डेरिवेट किया जाता है। मुख्य सोर्स हमारे क्या हैं? अंडे। अंडे से हमें क्या मिलता है? एल्बुमिन। एल्बुमिन एल्बुमिन क्या होता है बेटा? प्रोटीन का एक सोर्स है। बटर है, मिल्क है, इनसे भी हमें मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है प्रोटीन के प्रमुख सोर्स यानी जिनसे हमें प्रोटीन मिल सकता है, उनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले बेटा शाकाहारी सोर्स, यानी शाकाहारी हमारे कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनसे हमें प्रोटीन मिल सकता है? तो उसमें सोयाबीन। जितने भी शाकाहारी होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है। दूसरा आता है दूध, मसूर, चना, मटर, मूंग, मसूर, उड़द, राजमा, लोबिया, गेहूँ, मक्का। जितने भी अंकुरित अनाज होते हैं या जितनी भी दालें होती हैं वो सब अगर अंकुरित अवस्था में है तो वो हमें प्रोटीन देती हैं। अंकुरित अनाज या अंकुरित दालें प्रोटीन का मुख्य स्रोत माना जाता है शाकाहारियों के लिए। दूसरा आता है मांसाहारी जंतु, जैसे मांस, मछली, अंडा, यकृत। प्रोटीन अच्छे मांसाहारी स्रोत हैं। मांस, मछली, अंडा और यकृत ये प्रोटीन के कैसे स्रोत हैं? सबसे अच्छे स्रोत हैं। किनके लिए? जो मांसाहारी लोग होते हैं उनके लिए ये सबसे ज़्यादा प्रमुख स्रोत रहते हैं। प्रोटीन के बच्चों कार्य क्या होते हैं इनके विषय में जान लेते हैं। प्रोटीन ये सेल, फोटोप्लाज्म एवं टिश्यूज़ के निर्माण में भाग लेते हैं। जो हमारी सेल टूट जाती हैं, क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, उनके मरम्मत में, टूटी फूटी हड्डियों के मरम्मत में, टिश्यूज़ जो होते हैं उनकी मरम्मत में सब में प्रोटीन नए बनाते हैं और जो नष्ट हो जाते हैं उनके निर्माण में सहायक होते हैं। आवश्यकता पड़ने पर ये शरीर को ऊर्जा देते हैं। जब व्यक्ति बीमार हो जाता है और उसकी बॉडी में ऊर्जा कम हो पाती है यानी ग्लूकोज नहीं रहता है, तो ग्लूकोज के अभाव में प्रोटीन हमें ऊर्जा प्रदान करता है। उस ऊर्जा का उपयोग शरीर की बाह्य कार्यों में हम लोग प्रयोग करते हैं। आगे आता है प्रोटीन त्वचा, रक्त, मांसपेशियों तथा हड्डियों की सेल के विकास के लिए आवश्यक होता है। आगे आनुवांशिक लक्षणों को विकसित करने और नियंत्रित करने में काम करता है। जैसे डीएनए, आरएनए में भी प्रोटीन सहायक होता है। जो डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड और राइबोस न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और आरएनए होते हैं उनके संश्लेषण में भी प्रोटीन सहायक होता है। आगे आता है ये संवहन में भी सहायक होता है। जो भी बॉडी में संवहन होता है, ब्लड सर्कुलेशन है या अन्य भी चीज़ें जो हैं बॉडी में परिवहन होती रहती हैं, उनके सिंथेसिस में भी ये काम करता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। फिर कह रहा है कि प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकार एवं मारस्मस क्वाशियोकर ये दो रोग मुख्य रूप से होते हैं। क्वाशियोकर क्या होता है? इस रोग में बच्चों का हाथ पांव दुबला हो जाता है, दुबला या पतला हो जाता है एवं पेट बाहर की ओर निकल जाता है। अभी बच्चों हम इसके बारे में आपको स्पष्ट बता देंगे क्या होता है। मारस्मस क्या होता है? इस रोग में बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं। तीसरा आता है शरीर में कीटोन की मात्रा बढ़ जाती है जो एक विषैला पदार्थ है। जो कीटोन है हमारा, जैसे एसीटोन,
प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, इनकी मात्रा बढ़ने से शरीर में विषैले पदार्थ की मात्रा बढ़ती है और विषैले पदार्थ शरीर को दूषित करते हैं। आगे आते हैं, अत्यधिक प्रोटीन से शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है। किसका स्तर बढ़ता है? कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है, जिससे स्ट्रोक्स और कैंसर हो सकता है। कैंसर और स्ट्रोक्स होने की संभावना बढ़ जाती है यदि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। और क्यों बढ़ता है? जब प्रोटीन की कमी होती है। प्रोटीन की मात्रा बढ़ने से कार्बोहाइड्रेट का सेवन कम हो जाता है, जिससे शरीर में फाइबर कम मिलता है। अब शरीर में फाइबर कम होगा तो शरीर की फुर्ती, स्फूर्ति और ताकत में कमी आएगी। अब आगे देखते हैं, जो अभी आपको बताया था कि क्वार्सियोकार क्या होता है, इसमें क्या है बेटा, इस रोग में बच्चों का हाथ पांव दुबला हो जाता है। जैसे ये देखो हाथ पैर जो हैं ये दुबले हो जाते हैं और पेट बाहर की ओर निकल आता है, ये इसकी पहचान होती है। ऐसे ये रोग अधिकांश बच्चों में ही होता है प्रोटीन के अभाव के कारण। एक तरीके से रिकेट्स रोग की तरह ये लक्षण प्रदर्शित करता है। आगे आते हैं बच्चों, दूसरा बेटा है क्वार्सियोकार के अंतर्गत आता है मारस्मस। मारस्मस क्या होता है? इस रोग में बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं। आप देख रहे हो ये सारे बाहरी ढांचे दिख रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें प्रोटीन के अभाव के कारण ये रोग हुआ है। ये रोग बच्चों में वहाँ ज़्यादा उपस्थित होता है जहाँ पोषक तत्वों का अभाव होता है, यानी उनके माता को अच्छे ढंग से व्यवस्थित रूप से जो पोषक तत्व मिलने चाहिए वो नहीं मिलते हैं। ऐसे बच्चों में ये रोग जन्म के पूर्व या जन्म के बाद उत्पन्न हो जाता है। इसलिए प्रोटीन की मात्रा आवश्यकता अनुसार जो गर्भावस्था में माता होती है उसको अवश्य देनी चाहिए, ताकि ये प्रोटीन के अभाव के कारण जो रोग उत्पन्न होते हैं ये रोग बच्चों में उत्पन्न हो और ना प्रदर्शित हो सकें। आगे बढ़ते हैं बच्चों, लास्ट में आता है आवश्यक प्रोटीन। आवश्यक प्रोटीन यानी प्रोटीन हमें आवश्यक क्यों है उसके विषय में जान लेते हैं। तो बेटा आता है 16 से 18 वर्ष आयु वाले जो लड़के होते हैं जिनका वजन हमारा 57 kg है, उनके लिए प्रतिदिन 78 ग्राम प्रोटीन आवश्यक होती है। कुल मिलाकर के 16 से 18 वर्ष के बच्चों को प्रत्येक दिन प्रोटीन की मात्रा 78 ग्राम आवश्यक होती है, जो हमें उन्हें देनी ही चाहिए किसी भी तरह से, किसी भी सोर्स से, चाहे शाकाहारी सोर्स हो या मांसाहारी सोर्स हो, सोर्स कोई भी हो, हमें उन्हें ये प्रोटीन देनी पड़ती है। इसी तरह से समान आयु वर्ग वाली लड़कियों के, यानी जिनकी 16 से 18 वर्ष की अगर लड़कियां हैं तो उनको भी प्रत्येक दिन कितनी प्रोटीन देनी है? 50 किलोग्राम प्रोटीन देनी है। और 50 किलोग्राम ही बच्चों का लिखा है, कितना देना है? 50 ग्राम प्रोटीन रोज देनी है। और इनको कितनी देनी है? 78 ग्राम। यानी लड़कियों की तुलना में लड़कों को प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा देनी होती है प्रत्येक दिन। आगे आते हैं, गर्भवती महिलाओं के लिए बेटा ध्यान देना, मैंने आपकी बात की थी अभी कि गर्भवती महिलाओं को अगर प्रोटीन नहीं दी जाएगी तो उनके बच्चों में रोग उत्पन्न हो जाएंगे जन्म से पहले और या जन्म के बाद। जन्म के बाद मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जन्म के बाद इसलिए उत्पन्न होंगे कि वो जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं होंगी, जो बच्चों को दूध पिला रही होंगी, उनमें उसकी मात्रा कम हो जाएगी, जिससे प्रोटीन की मात्रा कम हो जाएगी। बच्चों में प्रोटीन की मात्रा कम हो जाएगी तो जन्म के बाद भी वो रोग उत्पन्न हो जाएंगे। तो गर्भवती महिलाओं के लिए 63 ग्राम प्रत्येक दिन प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और कब तक? ये 6 माह तक हमें उन्हें हर हाल में, बच्चे के जन्म के बाद 6 माह तक हमें आवश्यक रूप से उन्हें प्रोटीन देनी पड़ती है, ताकि उनके बच्चों में किसी प्रकार से प्रोटीन के अभाव के कारण रोग उत्पन्न न हो सकें। अब प्रतिदिन 75 ग्राम प्रोटीन का सेवन आवश्यक है, यानी 63 ग्राम तो हम लोग उन्हें प्रोटीन देंगे। क्यों? क्योंकि वो बच्चों को स्तनपान करा रही हैं। दूसरी बात, जो डेली यूज में आएगा वो 75 ग्राम प्रोटीन हमें आपको देना पड़ेगा। तो जो आज के टॉपिक पे जो हम लोगों ने सीखा है उसके विषय में हम लोगों ने पढ़ा था प्रोटीन के विषय में। अब जब हम लोग कल के टॉपिक में जब आएंगे तो कल का टॉपिक हमारा इसके आगे होगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें हम लोग बात करेंगे विटामिन के लिए। प्रोटीन कक्षा 12 के सिलेबस में 2 से 3 मार्क का अवश्य पूछा जाता है। छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं, इनसे ऑब्जेक्टिव भी बनता है, तो इसके बारे में हमें जानकारी चाहिए ही चाहिए होती है, इसलिए आज का टॉपिक ये क्रिएट किया है। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है
तो आप अपने मित्रों को शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।